Evening students, welcome to Sarv Pratham Pathshala. This is the second part of our chapter 1 of history, class 12, bricks, beads and bones. Let's move to the next topic, advanced urban planning, which are drains. So Harappan civilization के some of the main features में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है, वो है ड्रेन्स. The Harappan cities, especially Mohenjo-daro, were built with sophisticated pre-planned drainage system. ये जो ड्रेनेज सिस्टम होते थे मोहनजोदारो के और हड़प्पा के, ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके बनाए गए हैं. जो आप मैथ्स में एंगल्स पढ़ते हैं, जैसे कि राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ये सारे एंगल्स को दिमाग में रख के, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ये एंगल्स यूज किए होंगे, बट द एंगल्स आर सो प्रिसाइजली मेड कि हर घर से जो ड्रेन का सिस्टम है, जो ड्रेन की लाइन है, वो एकदम एग्जैक्टली निकल के आपके ड्रेनेज वाली लाइन, जो मेन ड्रेनेज की लाइन है, उधर जाके कनेक्ट होती है, जिससे हमें ये पता चलता है दैट दे वर वेल अवेयर अबाउट द सिस्टमैटिक वे ऑफ लिविंग एंड आर्किटेक्चर. Next point is the city streets were laid out in a grid pattern intersecting at right angles. Exactly what I said कि ये वही चीज है कि जो ग्रिड्स हुआ करते थे. ग्रिड्स आप समझते हैं, जो ऐसे पैटर्न्स होते हैं, इनको कहते हैं ग्रिड्स. तो ये ग्रिड्स इस तरीके से बनाए गए थे. मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो रोड के इस तरीके से लाइन किया गया होगा कि वो एग्जैक्टली जाके ड्रेन में ही जाए. जो भी उनका वेस्ट वाटर है, जो भी यूज्ड वाटर है, जो भी ऐसा यूजलेस वाटर है जो उन्हें नहीं यूज करना है, ऑल दैट डर्ट यूज टू गो एग्जैक्टली टू द ड्रेन एट द राइट एंगल्स outside their homes, and this was connected to their homes. The city planners first built the streets with their drains and then constructed the houses alongside them. जो सिटी के प्लानर्स होते थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको प्लान किया था. पहले वो ड्रेन्स बनाते थे, फिर वो घर बनाते थे, जिससे जो भी आप देखेंगे एरिया जो पड़ता है ना घर का, उस टाइम पे घर इस अकॉर्डिंग नहीं मिलते थे कि कौन ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है घर बनाने में पैसे लगा के या कौन कम कर रहा है. घर उस टाइम पे बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से ऑलमोस्ट सबके घरों के साइजेस सिमिलर होते थे. एक और डिस्टिंक्टिव फीचर्स है कि घरों में सेकंड फ्लोर्स भी मिले, हमें स्टेयर्स मिली है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आइदर उनकी रूफ होगी या तो फिर वहां पे फ्लोर सिस्टम होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, विच इज हाउसिंग. हाउसिंग जो टॉपिक है वो हमें ये बताता है कि लोअर टाउन में, जितने भी मोहनजोदारो के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ये मोहनजोदारो में जितने लोअर टाउन में हाउसेस थे, इनके अंदर कोर्टयार्ड हुआ करते थे. कोर्टयार्ड आप समझते हैं कि लेट्स से ये घर है, ठीक है, और घर के अंदर एक जगह है जहाँ पे सब बैठ के क्या कर सकते हैं कि एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग, वीविंग. और कोर्ट यार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम में घरों के बाहर होता था, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर हुआ करता था, जहाँ पे लाइक स्मॉल गार्डन्स, जहाँ पे लोग बैठ के ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो उन्हें थोड़ा एक्सपोजर देती है टू द इन्वायरमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेसी. प्राइवेसी यहाँ पे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसर्न्स थे यहाँ पे लोगों के. और ग्राउंड फ्लोर की जो वॉल्स होती थी, उनमें कोई भी विंडोज नहीं होते थे. जो मेन एंट्रेंस होता था, वो कभी भी घर के अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं देते थे, बिकॉज दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेसी. ओके, नेक्स्ट है, जो मोस्ट ऑफ द घर होते थे ना, वो प्राइवेट हुआ करते थे. ब्रिक्स जो होती थी वो इस तरीके से लगाई जाती थी कि वो बाथरूम और ड्रेन्स को कनेक्ट करती थी स्ट्रीट की ड्रेन से. Again, the drainage system that we discussed earlier. Many homes also had staircases. Again, this we have discussed already कि rooftop हुआ करती थी, rooftop living area हुआ करता था, जिसके चलते हमें staircases देखने को मिलते हैं. A striking number of wells existed with an estimated 700 in Mohenjo-daro alone, providing a dedicated water source for residents. Again, wells बनाना एक urbanized जगह का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है समझना कि वेल्स बनाने को ये लोग एक मॉडर्न तरीका मानते थे, ठीक है, और ये लोग वाटर को स्टोर करते थे सो दैट दे कुड यूज द वाटर लेटर व्हेनेवर दे नीड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए कि वेल्स हमें अराउंड 700 मिले हैं अलोन इन मोहनजोदारो. सिर्फ मोहनजोदारो में 700 है, नॉट द होल हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो मोहनजोदारो के ही है ये सिर्फ. अगेन हमें और भी ज्यादा मिले हैं अदर साइट्स पर. नेक्स्ट टॉपिक इज द सिटाइडल, जो कि हमने पढ़ा मोहनजोदारो में दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, द अपर टाउन, द लोअर टाउन. सो सिटाइडल क्या था? ये एक एलिवेटेड पार्ट था पूरे सिटी में.
यहाँ पे अज्यूम किया जाता है दो चीजें हुआ करती थी, रिवाइज कर लेते हैं। दो चीजें कौन सी थी? ये एडमिनिस्ट्रेशन या तो रिचुअल्स। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये जो बात हुआ कर, अब ये जो सेकंड चीज है हमें ये पढ़नी है, ये था कि यहाँ पे वेयर हाउसेस हुआ करते थे। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते टाइम बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे अजम्पशंस बना सकते हैं हम, कि आइदर ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज होता था, वहाँ पे उस टाइम पे वो लोग व्हीट वगैरह ग्रो करते थे, हमने फार्मिंग टेक्निक्स में पढ़ा है, एग्रीकल्चर में पढ़ा है, और वो लोग उसको कहाँ स्टोर करेंगे? एक डेडिकेटेड घर में स्टोर करते थे, एक डेडिकेटेड बिल्डिंग में स्टोर करते थे, जो कि सिटाइडल के अंदर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेयर हाउस होता था। और एक और फेमस चीज है यहाँ पे, विच इज दी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, अगेन इसको बोला जाता है कि ग्रेट बाथ में रिचुअलिस्टिक चीजें होती हैं। ग्रेट बाथ में आपका जो वहाँ के अमीर लोग थे वो बात लेते थे, ऐसे अजम्पशन बनाए गए हैं। कोई कहता है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली रिचुअल्स ही परफॉर्म होते थे, लाइक नॉट वाटर रिलेटेड रिचुअल्स, बट सिर्फ रिचुअल्स परफॉर्म होते थे। बट क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि एक स्विमिंग पूल जैसा इसका बॉर्डर है और स्विमिंग पूल में उतरने के लिए स्टेयर्स हैं, सो इसका सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि वी हैव टू अज्यूम दैट इट वाज अ ग्रेट बाथ, लाइक इट वाज यूज्ड फॉर बाथिंग एंड नॉट समथिंग एल्स। ग्रेट बाथ जो था वो एक रेक्टेंगुलर टैंक था, ये ब्रिक्स से बनाया गया था, और यहाँ पे वाटर प्रूफ जिप्सम मोर्टार यूज किया गया था। दिस इज अगेन योर what you use cement, white cement type of a thing, which is used to waterproof things during that time. It had steps on the north and the south side, और north और south side में इसकी step थी। north और south आप समझते हो, north उस तरफ, south इस तरफ, so दोनों ends पे क्या थी? stairs थी। Next topic, its unique design and location suggest it was used for special ritual bathing. इसका जो स्टाइल था, जिस तरीके से बनाया गया था, लाइक दोनों साइड पे स्टेयर्स, इसका साइज, ये हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये रिचुअलिस्टिक बात के लिए यूज हुआ होगा, रादर देन फॉर नॉर्मल पीपल टू यूज दिस वाज रेयरली कोइंसिडेंटल। नेक्स्ट आते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस का मतलब है यहाँ पे कि किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे लोग रहते थे, एंड दिस कैटेगरी कैन आइदर बी मनी बेस्ड, लाइवलीहुड बेस्ड, और अ डिफरेंट कैटेगरी। पहला है बरियल्स। बरियल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे लोग अलग अलग तरीके से अपने लव्ड वंस को, या फिर अगर लेट्स से कोई भी किसी की कोई भी पास्ट अवे हो जाता है तो उसको बरी कैसे करते थे। कुछ घरों में ऐसा माना जाता था कि अगर हम उनको बरी करते हैं विद देयर प्रॉपर्टी, लाइक the jewelry they own, the ornaments they own, they would be born with the same ornaments or somehow the same value of the ornaments in the next life. Like after life का concept आपको यहाँ पे देखने मिलता है। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूएबल्स। अब कुछ ग्रेव्स में हमें ज्वेलरी मिली है, और ये दोनों ही मेन एंड वुमेन दोनों के ग्रेव्स होते थे। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्टिव चीज नहीं है कि डिफरेंस किया जा रहा हो कि आदमियों को ज्वेलरी के साथ दफन नहीं करा जाएगा या फिर वुमेन को नहीं करा जाएगा। बोथ वर बरीड विद ज्वेलरीज, एंड ओकेजनली हमें कॉपर मिरर्स भी मिले हैं। और हड़प्पन्स जनरली वैल्यूएबल आइटम्स को बरी नहीं करते थे डेड के साथ। सो ये प्रैक्टिस जो थी ये कहीं कहीं हमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ बरियल्स में ही मिली है, विच कैन ऑल्सो इंडिकेट कि जो पॉपुलेशन एक्चुअली रिचर साइड पे थी या फिर इन प्रैक्टिसेस को मानती थी, वो लेसर इन नंबर थी एज कंपेयर टू द अदर पॉपुलेशन ऑफ दिस होल सिविलाइजेशन। लग्जरीज पे आते हैं। सोशल डिफरेंसेस से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से लोग अलग अलग आर्टिक्राफ्ट्स को ओन करते थे। यूटिलेरियन आर्टिक्राफ्ट्स, ये डेली आइटम्स होते हैं जैसे कि पॉटरी, टूल्स, और कॉमन लग्जरीज जो कि रेयर और एक्सपेंसिव होती थी थोड़ी, पर हमें बहुत ज्यादा ये मिली तो है उस टाइम पे। ठीक है, वर फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन लार्ज सिटीज लाइक मोहनजोदारो और हड़प्पा। पर ये हमें बहुत ज्यादा जगहों पे मिली है। लग्जरीज भी हम इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा प्रेशियस थी, बट हम इसे सेमी प्रेशियस कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज द क्राफ्ट प्रोडक्शन। चानूदारो एक स्मॉल टाउन था, ठीक है, और ये डेडिकेटेड था बहुत सारे क्राफ्ट्स को लेके। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेनली क्राफ्ट प्रैक्टिस करी जाती थी, और उसमें एक प्रैक्टिस थी आपकी बीड मेकिंग, दूसरी थी शेल कटिंग, एंड द थर्ड वन वाज मेटल वर्किंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है,
अब आते हैं बीड्स पे। बीड्स जो थे ये वाइड रेंज ऑफ चीजों से बनते थे, जैसे कि आपका कार्नेलियन है, जैस्पर है, क्वार्टर्स है, वगैरह वगैरह। ये आप स्टोन्स आजकल भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो बीड्स थे वो आपके वुड से भी बनते थे, जो कि आपको दूसरे सेमी प्रेशियस कैटेगरी में मिलते हैं। ये प्रेशियस स्टोन्स में आते हैं, ठीक है। सो दीज वर ऑन दी दो साइट्स जहाँ पे लोग इसे कम अफोर्ड कर पाए, ये थोड़े एक्सपेंसिव साइट्स पे होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि जो क्राफ्ट सेंटर्स होते थे वो वहां पे उनको रॉ मटेरियल्स मिले हैं और टूल्स मिले हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, मतलब लोग बनाते बनाते जैसे प्रोजेक्ट्स अपने छोड़ देते हैं उस तरीके से इनको मिला है। सो इनसे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पे होती थी, ठीक है। वेस्ट मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये वेस्ट मटेरियल इन्हें जो मिला है इससे इन्होंने अज्यूम किया है कि किस तरीके से उस टाइम पे लोग ज्वेलरी और ओर्नामेंट्स का जो ट्रेंड था उसको फॉलो करते थे। कोस्टल सेटलमेंट्स। कोस्टल सेटलमेंट्स आप समझते हैं, कोस्ट बेसिकली जो एरिया रिवर्स के और कोस्ट रिवर्स ओशंस के पास होता है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे कोस्टल सेटलमेंट्स में आता है आपका नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। और यहाँ पे ही दोनों शेल प्रोडक्शन करते थे। शेल आप समझते हो, शंख, शंख को काट के उसकी शेप्स बना के एंड देन दे यूज टू बेसिकली वियर देम एज अ ornament, ठीक है। और लाइकली इसको लार्जर सिटीज में ये लोग सप्लाई भी करते थे, मतलब इसके ornaments बना के ये लोग दूसरे सिविलाइजेशंस तक इसे ट्रेड करते थे। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ऑब्टेनिंग मटेरियल्स। हड़प्पन्स जो थे इनको क्राफ्ट के लिए मटेरियल्स बहुत दूर दूर से लाने पड़ते थे, बियॉन्ड देयर लोकल प्लेन्स, और इनका जो नॉर्मल लैंड होता था उसके एरिया से थोड़ा बाहर था इनका जो क्राफ्ट के लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए था। They used land routes evidenced by toy terracotta, bullock carts, riverine and coastal routes for transportation. ठीक है, ये लोग लैंड रूट्स यूज करते थे, उसके अलावा बुलक कार्ट्स का यूज किया जाता था, रिवरीन एंड कोस्टल रूट्स। कोस्टल रूट्स का भी ये लोग यूज करते थे। उस टाइम पे ज्यादा बड़ी शिप्स तो नहीं हुआ करती थी, बट स्मॉलर बोट्स वर यूज्ड टू ट्रेड। दे सेट अप सेटलमेंट्स नियर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और हमने ये देखा है कि अगर आप पहले के टाइम से भी ट्रेंड को देखो कैसे ह्यूमंस सेटल करते हैं, वो बेसिकली उन जगहों में सेटल करते हैं जहाँ पे आपको रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं। हंटर गैदरर्स जो होते थे वो कहाँ सेटल करते थे, वो रिवर्स के आसपास सेटल करते थे, और रिवर्स के आसपास लैंड फर्टाइल होती है, ठीक है, विच हेल्प्स यू टू ग्रो थिंग्स लेटर इन द पीरियड, ओके। एज वेल एज यहाँ पे इन्होंने ये भी पैटर्न नोट किया है कि जो हड़प्पन होते थे वो भी वहां पे ही सेटल करते थे जहाँ पे उनको मोस्टली रिसोर्सेज मिल जाते थे अपने, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट। यहाँ पे सेल के सोर्सेज आपको मिलते हैं। शॉर तो गई जो कि अफगानिस्तान में है, यहाँ पे लापिस लजुली। लापिस लजुली एक बहुत सेमी प्रेशियस स्टोन हुआ करता था जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही यूज हमें दिखा है उसका। साथ ही साथ उसका एक रेडियंट ब्लू कलर होता था। इसका ब्लू कलर ना आपको बहुत सारे राजस्थान के महलों में भी मिलेगा। वो लोग उस टाइम पे लापिस लजुली को ग्राइंड करके दे यूज टू मिक्स ऑयल्स विद देम एंड देन दे यूज टू पेंट देयर वॉल्स लाइक मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। सो ये लापिस लजुली एज एन इंग्रेडिएंट यूज होता था फॉर पेंटिंग्स एज वेल एज हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे इसको एज अ प्रेशियस स्टोन भी यूज किया गया है, सेमी प्रेशियस स्टोन। लोथल, लोथल एक इम्पॉर्टेंट साइट है और यहाँ पे हमें कार्नेलियन और स्टीएटाइट, स्टीएटाइट एक टाइप का पत्थर है जो कि ना ही तो ज्यादा प्रेशियस हुआ करता था और ना ही तो सेमी प्रेशियस हुआ करता था, बट इट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टोन। सो ये भी हमें मिला है कार्नेलियन एंड स्टीएटाइट एज वेल एज some parts of metal we have also found here. The next part is again continuing of this. They likely sent expeditions to Khetri area for copper and to South India for gold. Okay, so यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि most likely क्या हो सकता है कि ये लोग एक्सपेडिशन आप समझते हो कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना के they used to send people to far more areas जहाँ पे जाके वो लोग सैंपल लेके आते थे and then they used to use this for making jewelries or ornaments. Contact with distant land. Distant land का यहाँ पे मतलब है civilizations जो कि वहाँ के एरिया से बाहर की हुआ करती थी. For example, the one I told you in the starting, Iraq, which was Mesopotamia, and also Egypt. कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड में हम देखेंगे कि केमिकल एनालिसिस बताता है हमें कॉपर जो था,
कॉपर की ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो उन्होंने एनालाइज करी, और लाइकली हो सकता है कि जो कॉपर था वो ओमान से आया था, और हड़प्पन जार्स भी मिले हैं ओमान से, ठीक है, हड़प्पा के जार्स ओमान से मिले हैं। सो लाइकली ओमान और हड़प्पा कंटिन्यूसली एक दूसरे से उस टाइम पे ट्रेड करते रहते थे। Mesopotamia text mentioned trading with region called Meluha, which scholars believe was the Harappan civilization exchanging goods like carnelian, lapis lazuli and gold. So Mesopotamia भी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है इराक की, एंड इट इज ऑल्सो बिलीव टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन। सो वहाँ के टेक्स्ट से हमें एक जगह का नाम मेंशन होता है मेलुहा, और स्कॉलर्स मानते हैं कि ये जो मेलुहा है ये मोस्ट लाइकली हड़प्पा को ही मेंशन करते लिखा गया है, जहाँ से कार्नेलियन, लापिस lazuli एज वेल एज गोल्ड को लाया गया था ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सील्स जो होती थी उसको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। सील्स में बता दूं क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को ट्रेड करना चाहते हो, पर आपको कैसे पता चलेगा दैट दिस प्रोडक्ट इज इन प्रॉपर कंडीशन जब ये डिलीवर होता है। तो उस टाइम पे सील्स बनाई जाती थी जिसपे अलग अलग डिजाइन होते थे। अब ये जो डिजाइन होते थे ना, ये इस तरीके से इंट्रिकेटली बनाई जाती थी कि लोगों को पता चल सके कि क्या ये प्रेशियस स्टोन्स, क्या ये प्रेशियस चीजों के लिए सील है या फिर ये सेमी प्रेशियस चीजों के लिए सील है। तो मान लो एक पोटली है एंड दे हैव यूज्ड मड, ओके, और उन्होंने उसको क्या किया, सूखने दिया, एंड देन दे स्टैम्प द सील ऑन इट। सो वो जो पैटर्न होगा उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा जब तक वो डिलीवर नहीं होगा, एंड इफ इट्स ब्रोकन आप समझ सकते हो कि उसमें कुछ अडल्ट्रेशन या फिर चेंजेस करे गए हैं। An impression of the seal on a lump wet clay acted as a tamper-proof lock, and the seal also identified the sender. Sender के बारे में भी हमें seal यहाँ पे बताता है। स्क्रिप्ट, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट होती थी वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, एंड इट हैड 375 to 400 साइंस, जिसको अल्फाबेट भी नहीं बोल सकते हैं, लाइकली वो राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, ठीक है, उसका जो लिखावट है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ है। It was found on a variety of objects suggesting widespread use. और ये जो स्क्रिप्ट है इसको हमें अलग अलग जगहों पे देखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका बहुत अलग अलग जगहों में यूज किया गया है। वेट्स पे आते हैं। वेट्स का यहाँ पे प्रेसाइज सिस्टम था। ये लोग यहाँ पे क्यूबिकल चेस्ट स्टोन को यूज करते थे, और साथ ही साथ एक बाइनरी सिस्टम को भी यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी आप समझते हैं 2 के स्टेप्स में, सो 1 2 4 8, और लार्जेस्ट स्टोन जो था वो डेसिमल सिस्टम के लिए यूज किया जाता था। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंशिएंट अथॉरिटी। यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिली है यहाँ पे। ये बेसिकली थ्योरीज को रिलेट कर रहा है कि कैसे अलग अलग थ्योरीज है अबाउट द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहले हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली है कि जो हायर डिग्री है यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की वो पॉटरी में हमें मिली है। मतलब पॉटरी के जो डिजाइन होते थे, पैटर्न्स होते थे, शेप्स होते थे, वो अलग अलग नहीं है, वो मोस्टली सिमिलर है। उसके अलावा वी हैव ऑल्सो सीन नो पैलेस और किंग, एज आई हैव ऑल्सो प्रीवियसली मेंशन कि यहाँ पे कोई भी पैलेस और किंग के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है किसी भी हिस्टोरियन के थ्रू। सो कोई भी हमें एज सच लेजिट थ्योरी नहीं मिलती है कि यहाँ पे एक किंग था या फिर यहाँ पे एक मोनार्कियल ऑर्डर था किसी भी एक पर्सनालिटी का। नेक्स्ट इज द सिंगल स्टेट थ्योरी। सिंगल स्टेट थ्योरी ये बताती है कि ये जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको अलग अलग साइट्स मिली है, ये अपनी तरीके से ऑटोनॉमिकल तरीके से ये अपने आप को कंट्रोल करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी और एडमिनिस्ट्रेटिवली चलाती थी, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। सो ये जो सिविलाइजेशन है ये 1800s BCE में हमें देखने को मिला है कि लोग बहुत ज्यादा, यहाँ पे जो पैटर्न है वो इस तरीके का है कि लोग इस साइट को बहुत ज्यादा छोड़कर जा रहे थे, अबैंडन किया गया है इस साइट को। और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जितने भी सील्स, वेट्स और स्क्रिप्ट थे ये लार्ज नंबर पे डिसअपीयर भी हुए हैं एक साइट से। There was a decline in construction quality and public structures। और जिस तरीके से पहले बनाया जाता था बिल्डिंग्स को, उनकी जो क्वालिटी होती है उसमें भी हमें डिक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पे जो क्वालिटी है वो कम हो गई है, जो कि बताता है कि मे बी जो लोग रहते थे उनके बीच में शिफ्ट आया है, जो पॉपुलेशन है वो चेंज हुआ है यहाँ पे।
While factors like climate change and floods may have contributed the overall collapse, यहाँ पे बोला जाता है कि floods, droughts और दूसरे natural calamities की वजह से लोगों ने shift किया है, but there are also other theories such as the Aryan invasion theory, as well as there is another theory कि यहाँ पे दूसरी civilization ने आगे settlement कर ली थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस civilization को छोड़ दिया है. After that, we also see the Harappan state coming to an end. It took over 1,000 years for new city to establish. और किसी भी civilization को दोबारा scratch से start होने में बहुत years लग जाते हैं, about 1,000 years. Similarly, यहाँ पे भी हरप्पन civilization खत्म होने के बाद यहाँ पे इनको और 1,000 साल लगे हैं, so that कि यहाँ पे नई cities emerge हो और properly work करें. The last second slide is topic is the rediscovering of the civilization. जो कनिंघहैम confusion है, ये डिस्कस करता है कि कैसे जो सर अलेक्जेंडर कनिंघहैम थे, who was also the डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, इन्होंने हरप्पन आर्टिफैक्ट्स को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया था और मान लिया था कि जो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स है ये किसी और फॉरेन civilization के हैं and they do not belong to Harappan civilization, which has also resulted in emergence of different theories. Next is a new civilization. जो जॉन मार्शल है, who was the later director general of ASI, इन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन को एक नई सिविलाइजेशन बोला है, एक न्यू डिस्कवरी मेंशन किया है टू द वर्ल्ड. लास्ट इज द न्यू टेक्निक्स. REM Wheeler later introduced the method of stratigraphic excavation, digging layer by layer. सो REM Wheeler ने एक नई टेक्निक निकाली थी जिसमें इन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन या इन जनरल सिविलाइजेशन को लेयर बाय लेयर डिग करने का स्टार्ट किया, विच ऑल्सो मेंशंस आर different phases of the Harappan civilization, the early phase, the mature phase, the later Harappan phase. ठीक है, सो ये लेयर बाय लेयर हमें देखने को मिला है हमारी टेक्स्ट बुक में. उसके अलावा जो मॉडर्न आर्कियोलॉजी है वो अभी तक कहीं ना कहीं एक्सकवेशन कंटिन्यू कर रही है टू फाइंड more of these Harappan civilization sites. Then let's come to our next topic, which is problems of the interpretations. मटीरियल एविडेंस हमें क्या मिला है? देखिए, हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, जो कि एक मेजर रीजन है कि हम हरप्पा के बारे में जितनी भी थ्योरीज बना रहे हैं वो मेयर अजम्पशंस हैं. ऑफ कोर्स हम इन अजम्पशंस को स्ट्रॉन्गर प्रूफ्स के साथ लेजिटिमाइज कर सकते हैं, बट ऑल्सो हम इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम. ओके, उसके बाद इंटरप्रिटेटिंग रिलीजन. उस टाइम पे माना जाता है कि एज सच रिलीजन इन टर्म्स ऑफ ग्रुप नहीं था, बट हमें ये मिला है कि वो लोग नेचर को पूछते थे, साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे सील्स वगैरह पे हमें थोड़े सिंबल्स मिले हैं. फॉर एग्जांपल एक फिगरीन मिला है जिसको बोला जाता है कि उसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी. उसके अलावा एक प्रोटोशिवा सील बेसिकली ये बताती है कि उस टाइम पे शिव जो एज अ गॉड थे वो बाद में डिसाइफर मतलब बेसिकली बाद में उनका एस्टैब्लिश किया गया है. इस टाइम पे ही वाज प्रोटोशिवा, मतलब इनको इनका प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट या प्रॉपर नेम नहीं दिया गया था. ये एक फेमस सील थी जो कि एक योगिक पोस्चर में, मतलब एक इंसान यहाँ पे योगा के पोस्चर में बैठा हुआ है और उसके आसपास हमें डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं. बट दिस इज अ स्पेक्युलेटिव इंटरप्रिटेशन. अगेन ये एक अजम्पशन है, ये एक स्पेक्युलेटिव इंटरप्रिटेशन है. इसको हम हिंदुइक लेटर ट्रेडिशन से जोड़ भी सकते हैं एंड नहीं भी. सो दिस इज अ चैप्टर. आई होप आप लोगों ने दोनों पार्ट्स देखे होंगे. अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.